नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के बारे में। ओके, तो डायग्राम को देखकर आपको ट्रिपल टीटी डायग्राम जैसा ही लगेगा। बस फ़र्क इतना है कि ट्रिपल टीटी डायग्राम में हम आइसोथर्मली कंपोनेंट को कूल करते थे, पर इसमें हम उसको कंटिन्यूसली कूल करेंगे। मतलब कैसा, देख लिए, मान लीजिए ये 723 डिग्री वाला हमारा पॉइंट है। जैसे जैसे मैं उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाऊँगा, मतलब क्या कि 723 से 700, फिर 650, फिर 600, ऐसे ऐसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता जाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि मैं कंटिन्यूसली टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ और वैसे मेरा टाइम भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए क्या होता है कि माइक्रोस्ट्रक्चर में हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, यानी माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। मतलब ऑस्टेनाइट धीरे धीरे डिकम्पोज होके इधर परलाइट बनता है, परलाइट बनना स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे मैं और कूलिंग बढ़ाता हूँ, मेरा इधर परलाइट कंप्लीटली फॉर्म होता है और इधर मुझे कंप्लीट एक पूरा कोर्स परलाइट का स्ट्रक्चर मिलता है। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ, उसको सफिशिएंट टाइम मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये इस डायग्राम का असली मकसद है, कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। तो मुझे ये कोर्स परलाइट कैसा मिलता है? आपको मालूम होगा कि हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होने की वजह से इधर कोर्स परलाइट में मुझे लैमिनार नेटवर्क वाले स्ट्रक्चर मिलते हैं। मैंने ट्रिपल टीटी डायग्राम की वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया था। और आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे मैं कूलिंग रेट बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे मुझे फाइन स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर में फाइन फाइन ग्रेन साइज मुझे मिलती जाएगी। तो पॉइंट A2 वाला जो कर्व है, इसमें मुझे फाइन परलाइट देन ए, मतलब इससे ज़्यादा फाइन परलाइट स्ट्रक्चर मुझे A2 पॉइंट में मिलेगा। वैसे ही A3 पॉइंट पे मुझे फाइन परलाइट स्ट्रक्चर मिलेगा A2 के कंपैरिजन में। तो ये A1, A2, A3 ये प्रोसेस प्रैक्टिकली मैं कैसे अचीव करूँगा? तो देख लीजिए, A1 प्रोसेस के लिए मैं फर्नेस कूल करूँगा। मतलब इस कंपोनेंट को 723 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूँगा, उसके बाद फर्नेस में कूल होने के लिए छोड़ दूँ। जैसे जैसे फर्नेस कूल होती जाएगी, वैसे वैसे मेरा कंपोनेंट कूल होता जाएगा, वैसे वैसे मेरे कंपोनेंट के माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे और वैसे ही मुझे कोर्स परलाइट स्ट्रक्चर मिलेगा। वैसे ही A2 पॉइंट को अगर मैं एयर कूल करता हूँ तो मुझे कोर्स परलाइट से ज़्यादा फाइन A2 पे माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा। वैसे ही पॉइंट A3 पे मैं ऑयल क्वेंचिंग करता हूँ, यानी उस कंपोनेंट को ऑयल के मीडियम में डिप करूँगा। इससे कूलिंग रेट मेरी और बढ़ जाएगी और फाइन स्ट्रक्चर मुझे A3 पे मिल जाएगा। तो ये जो AC वाला ये कर्व है, इसका एक इम्पोर्टेंस है। AC पॉइंट है हमारा क्रिटिकल कूलिंग रेट। ओके, इस AC कर्व में क्या होता है कि अगर मैं इस AC कर्व पे कंपोनेंट को इस AC कर्व पे मैं इस कंपोनेंट को कूल करता हूँ, तो मेरा कंपोनेंट ऑस्टेनाइट से डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा और इधर मार्टेनसाइट स्टार्ट, मतलब इसमें माइक्रोस्ट्रक्चर में मुझे मार्टेनसाइट के स्ट्रक्चर और ट्रेसेस मिलते जाए। तो क्रिटिकल कूलिंग रेट की डेफिनेशन है कि इट इज द मैक्सिमम कूलिंग टाइम फॉर ऑस्टेनाइट मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू मार्टेनसाइट। मतलब कि ये कर्व है जिसके लेफ्ट साइड में मेरा मार्टेनसाइट मिलना शुरू हो जाएगा और इस कर्व के राइट साइड में पूरा परलाइट मिलता जाएगा और कर्व के बीच में 50% मार्टेनसाइट और 50% परलाइट। ऐसे माइक्रोस्ट्रक्चर मुझे स्टील में दिखाई देगा। तो अगर मुझे स्टील में मार्टेनसाइट चाहिए, मार्टेनसाइट का प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, मार्टेनसाइट बहुत टफ होता है, तो मैं क्या करूँगा, 723 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्टली वाटर क्वेंच करूँगा। वाटर क्वेंच मतलब क्या, कंपोनेंट को पानी के मीडिया में डिप करूँगा। देख लीजिए आप, वाटर क्वेंचिंग, A5 इज वाटर क्वेंचिंग। तो माइक्रोस्ट्रक्चर में मुझे पूरा मार्टेनसाइट मिलेगा, कंप्लीटली 100% मार्टेनसाइट मुझे माइक्रोस्ट्रक्चर में मिलेगा। इसकी वजह से कंपोनेंट में हार्डनेस ज़्यादा पड़ेगा,
ब्रिटलनेस भी बढ़ेगा और डक्टिलिटी कम होती जाएगी। अब इस बीच बीच में हमें 50% मार्टेनसाइड और 50% परलाइट क्यों मिलता है? क्योंकि मेरा कूलिंग टाइम डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं A1 से A2, A2 से A3 आता हूँ, मेरा कूलिंग रेट बढ़ता है और टाइम डिक्रीज होता जाता है। इसलिए क्या होता है कि ऑस्टेनाइट को ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने के लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए क्या होता है कि कंप्लीटली वो मार्टेनसाइट में ट्रांसफॉर्म होता है। इसलिए AC कर्व के बीच में इस कर्व, मान लीजिए ये पूरी लाइन, तो इस पॉइंट में मुझे जो कंप्लीटली ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म नहीं हो चुका है वो मार्टेनसाइट में ट्रांसफॉर्म होता है, और जो ऑस्टेनाइट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है वो परलाइट में ट्रांसफॉर्म होता है। इसलिए इस कर्व में मुझे 50% मार्टेनसाइट और 50% परलाइट मिलता है। तो आप बोल सकते हो कि मतलब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि बेनाइट किधर मिलता है। तो जनरली कंटिन्यूस कूलिंग डायग्राम में बेनाइट नहीं मिलता है। अगर आपको बेनाइट चाहिए तो आपको ऑस टेम्परिंग करना पड़ेगा। मतलब ऑस टेम्परिंग में दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्टली मैं क्या करता हूँ कि कंपोनेंट को रैपिडली 550 तक ऐसा कूल करता हूँ। मान लीजिए ये 550 तक मैंने इसको कूल किया। फिर इसको मैं आइसोथर्मली कूल करता हूँ इस पॉइंट तक। तब इस पॉइंट पे मुझे 100% बेनाइट मिलता है। 100% मुझे मिलता है बेनाइट। तो आपको ऑस टेम्परिंग करना पड़ेगा अगर आपको 100% बेनाइट चाहिए। बेनाइट की खासियत ये है कि बेनाइट परलाइट और मार्टेनसाइट से सुपीरियर है। मतलब बेनाइट हम कटिंग टूल्स में यूज़ करते हैं, शाफ्ट में यूज़ करते हैं। तो बेनाइट के ऐसे यूजेस हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम CCT डायग्राम क्यों यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकली CCT डायग्राम यूज़ होती है एज कम्पेयर टू TTT डायग्राम। क्यों होती है? क्योंकि CCT डायग्राम में हम कंटिन्यूसली कंपोनेंट को कूल करते हैं, और TTT में हमको क्या करना पड़ता है कि कंपोनेंट का टेम्परेचर डायरेक्टली 600, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली 600 पे लाना होता है, और उसको आइसोथर्मली कूल करना पड़ता है। आइसोथर्मल मतलब कोई भी हीट लॉस नहीं होना चाहिए उसमें। तो प्रैक्टिकली आइसोथर्मल कूलिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। इसलिए इंडस्ट्री में हम मोस्टली CCT डायग्राम का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन CCT डायग्राम के बारे में। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।